स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करने के लिए आपको CUET UG 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके फॉर्म ऑनलाइन के लिए है exams.nta.ac.in पर आ जाना है। फिर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे यानी कि CUET रजिस्ट्रेशन लिंक पर। आपको इस तरह से आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। इसमें लिखा गया है कि आप फॉर्म को क्लियरली जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से पढ़ें। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने आपको पिछली वीडियो में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने सिखाया भी था। कितनी फ़ी लगेगी, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट देगा, OBC देगा 900, SC ST के लिए 800 रुपये फ़ी होगी आपकी, और जो एक्स्ट्रा फ़ी है वो आपकी 400 जनरल के लिए। यदि आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा चुनते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये आपका देना होगा जनरल कैंडिडेट को। ये सारी बातें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की पिछली वीडियो में बता दिया था। डॉक्यूमेंट अपलोड की जहाँ बात आती है वहाँ बात ये आती है, यदि आप अपलोड करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर और आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। EWS है तो EWS भी आपको अपलोड करना है। आप एक काम कर सकते हैं, अभी आप किसी भी तरह से कोटा वगैरह ना लगाएं EWS का, बाद में जब आपका होगा वहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दें कि आप इन चीज़ों को बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे जो यूनिवर्सिटी मांगती है आपका EWS वगैरह वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांगेगी। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको आधार कार्ड यहाँ पर डालना होगा। अब की बार CUET के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि आप यहाँ पे आधार नंबर अपना डालेंगे और आपका क्या हो जाएगा, आपका सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा डाटा आपका अपने आप ले लेगा। आपका नाम, आपके फादर का नाम, उसके साथ आपका एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ अपने आप ऑटो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आधार कार्ड नंबर अपना डालना है और ऊपर है आपको आई हैव पे क्लिक कर देना है कि आधार नंबर यानी कि आपके पास है और मैं अपने आधार नंबर का ही उपयोग करके लॉगिन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह से आप सबसे ऊपर वाला देख सकते हैं ब्लू कलर का मैंने टिक किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालूंगा और जिस नंबर से आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP भी जाएगी, तभी आपका क्या होगा, वो सारा डाटा वेरीफाई होगा। ऐसा ना हो कि कोई आपका नंबर, आधार नंबर का इस्तेमाल करके कोई और लॉगिन नहीं कर सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। फिर आपके क्या होगा, फ़ोन नंबर पर जो भी आपका रजिस्टर फ़ोन नंबर होगा उस पर आपके OTP जाएगी। आप ABC ID का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप जिस पे कंफर्टेबल हो, बाकी आधार जो है अपने लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। आप ऐसे कैंडिडेट में ज़्यादा होंगे जो नहीं डाले होंगे, ABC ID नहीं बनाए होंगे। अब आप देख सकते हैं जब मैंने OTP डाल के वैलिडेट कर दिया है तो यहाँ पर अब मेरा नेम और सारी चीज़ें क्या है, ऑटो ले लिया है। मेरा नाम देखिए, ऊपर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें क्या है, अपने आप डिटेक्ट हो गई हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ अपने आप डिटेक्ट हो गई है। बाकी थोड़ा बहुत तो डालना ही होगा कि आप अपने फादर का नेम, मदर नेम, तो कुछ चीज़ें आपको डालनी होगी। बाकी ज़्यादातर चीज़ें क्या है, ज़्यादातर चीज़ें आपकी वो अपने आप आपकी साइट डिटेक्ट कर लेगी। अब यहाँ आपको समझने वाली स्टूडेंट्स बात ये है, आप जब भी कोई भी जानकारी भर रहे हो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, आप उसको क्रॉस चेक जरूर करें, भले ही वो ID से अपने आप ले रहा हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप अभी बहुत पहले फॉर्म फिल कर रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देखकर फॉर्म फिल करते हैं आप कोई गलती नहीं होगी आपसे, लेकिन जब आप फॉर्म को पहले भर रहे हैं तो क्या है, वेबसाइट में तमाम ग्लिच होते हैं, तमाम प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्रॉस चेक करते रहें, ऐसा ना सोचें कि ऑटो कुछ भी ले रहा है तो वो सही ही होगा। इस चीज़ पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार नंबर फिर से डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको अब अपना एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस हो। देखिए आप चीज़ों को केयरफुली भरिएगा, मैं चीज़ों को ऐसे ही भर दे रहा हूँ कि मुझे तो एग्ज़ाम देने से कुछ खास मतलब है नहीं। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ आपको चीज़ों को भरना कैसे है, आपको चीज़ों को ट्रीट कैसे करना है। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। और एक चीज़ कैंडिडेट हमेशा ध्यान रखें कि आप कितना भी पढ़ रहे हो, यदि आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने गलती किया है तो ये समझ लीजिए आप कितने भी मजबूत स्थिति में हो, यदि फॉर्म ही अच्छे से आप नहीं फिल कर रहे हैं, कोई भी गलती हो रही है तो ये समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा है। और बाद में क्या होगा, जब आप एडमिशन लेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जब आप काउंसलिंग करेंगे, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप BSU को कर रहे हो, AKTU को कर रहे हो, AMU को कर रहे हो, आपके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। साथ में यहाँ पर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को यदि टारगेट कर रहे हैं तो यदि आपका डाटा CUET का जो भी डाटा होगा, जब आप काउंसलिंग टाइम पे अपना डाटा भरेंगे, दोनों डाटा यदि मैच नहीं होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका
आपका एडमिशन ना होने का पहला कारण है, जो कि हर साल लाखों छात्र ऐसे होते हैं जो कि हजारों तो हमसे संपर्क करते हैं, बाकी और भी जो परेशान होते होंगे, तो जो अपने पास आते हैं कई हजार छात्र आते हैं जो कि जिनकी यही सेम समस्या होती है, सर डाटा गलत हो गया, अब सर बताइए अब क्या होगा, मेरा 1 साल खराब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, कोई भी व्यक्ति हो आपका साथ तभी दे सकता है ना जब आप सही हो, जब आपकी कोई भी चीज़, देखिए करेक्शन भी होगा, अभी ऐसा नहीं करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन होगा नेक्स्ट मंथ, आपका करेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करेक्शन होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करेक्शन करना है, लेकिन क्या है कि आप मिस कर जाते हैं, आप अभी फॉर्म भर के सो जाएंगे अब, लेकिन ऐसा नहीं करना है खैर। और तमाम लोग ऐसे गलतियां करेंगे जो कि लापरवाह टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं बरतना है, आपको प्रिपरेशन में अपने लग जाना है, आपको एनसीईआरटी से सारी चीज़ें अपने जो भी आपका डिफाइंड सिलेबस है उससे चीज़ों को आप निपटाते हुए चलें, क्योंकि ये आपके पास कहीं ना कहीं एक गोल्डन चांस होता है कि एक ही टेस्ट को देकर इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और यार पूछा ही क्या जा रहा है, वही पूछा जा रहा है ना जो मैं तो यही बात आपसे करना चाहता हूँ, चाहे वो जेई मेंस हुआ, चाहे वो नीट हुआ, या फिर सीयूईटी हुआ, ऐसी परीक्षाएं जो 12th लेवल के लिए एग्जाम के लिए होती हैं, 11th-12th लेवल पे आपके इंटरमीडिएट लेवल पे होती हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप पिछली क्लासेस में अपने पढ़े होते हैं। बस दिक्कत आपकी क्या है, आप कम्पिटिटिव माइंड से नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ पास होने, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो दिक्कतें यही हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा उस हिसाब से अपने दिमाग को नहीं विस्तार कर पा रहे हैं उसका कि मुझे क्या चीज़ करना है। तो इसके लिए बिल्कुल सावधान रहें, अब यहाँ से सावधान हो जाएं, और यहाँ से क्या है आप चीज़ों को एनसीईआरटी से निपटाते हुए चलें। अब देखिए मैंने यहाँ पर मेल एड्रेस वगैरह डाल दिया, अब देखिए आपका फोकस होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पर ही। मैं तो आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते भरते आप जान जाएं कि मुझे आखिर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद भी क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर बात हो जाती है, मैं अपना मेल एड्रेस भी डाल देता हूँ क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह भी जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ओटीपी से मुझे वेरीफाई करना होगा। एक तो आधार कार्ड वाला फ़ोन नंबर पड़ेगा, एक फ़ोन नंबर आप वो डालेंगे जिस पर आपका सीयूईटी का सारा डाटा आएगा। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल देता हूँ जिससे फिर से एक ओटीपी के तहत इस फॉर्म को वेरीफाई किया जा सके, जो कि बेहद ज़रूरी है इस फॉर्म को भी वेरीफाई करना। तो चलिए डाल देते हैं फ़ोन नंबर को, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर को दोबारा डालते हैं, जिससे क्या होगा कि अपना ये फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। देखिए आप एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, कोई भी जानकारी भर रहे हैं क्रॉस चेक करते रहें, मेल एड्रेस हो या फिर आपका फ़ोन नंबर हो, क्योंकि मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इसलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि मान लीजिए कोई भी आप गलती करते हैं, बाद में आपसे उससे क्या कर सकते हैं, आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई भी दिक्कत होती है तो आपका ओटीपी के माध्यम से वो पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, जो भी फ़ोन नंबर डालें भैया 6 महीने 4 महीने तक, कम से कम 6 महीने का एज लेके चलें कि 6 महीने के अंदर वो फ़ोन नंबर नहीं चेंज करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करिएगा कि जिसकी वजह से फ़ोन नंबर चेंज करना पड़े, साथ में ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपकी मेल एड्रेस आपसे दूर चली जाए, आपकी मेल आईडी आपके पास ना हो, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपके पास प्रॉब्लम होगा। अब देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ये पेज मेरे सामने खुलकर आ गया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अपना अब हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट नेम भी मेरा सही है, सब कुछ आपको टिक कर देना है कि मेरी सब कुछ सही है। तो जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सारी चीज़ें मैं टिक कर दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ है मेरा सही। अब मैं आई एग्री करता हूँ, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा मेरा पूरा फॉर्म अब भरा जा चुका है। तो मुझे सबमिट और ओटीपी, जब ओटीपी पर करूँगा सेंड ओटीपी पे, तो एक ओटीपी आएगा मेरे उस फ़ोन नंबर पे जो मैंने डाला है सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में, आधार वाली नहीं, जो एप्लीकेशन में डाला अभी लास्ट टाइम। तो अब क्या है, मुझे इसी ब्लू वाले बॉक्स के ऊपर क्या करना है स्टूडेंट, क्लिक कर देना है। आई एग्री जो आपका डिक्लेरेशन है उस पर आपको टिक करना ही होगा। तो उस पर टिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस सेंड एंड सबमिट बटन पर आपको करना होगा, क्लिक करना होगा। यहाँ जो कुछ भी मैंने भरा है वो सब कुछ सही है ऐसा मैंने कंफर्म किया। अब मैं यहाँ पर एस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट।
जब मैं एस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर मेल फॉर ओटीपी। अब क्या है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मेरे मेल पे एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी की जब मैं डालूंगा यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मुझे अपनी ओटीपी को, जो भी ओटीपी मेरे मेल पे आई है उस पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डाल देना होगा। और एक चीज़ का हमेशा भी यह ख्याल रखें, आप जब भी फॉर्म को फिल कर रहे हो तो मेल और फ़ोन नंबर में फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, अभी मैंने एक बार बताया भी आपको कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, आप एकदम केयरफुली करेंगे। क्यों? क्योंकि मेल और फ़ोन नंबर इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, कुछ भी गलत होगा तो सेंड उसी पे होगा, कोई भी डिस्पेरेंसी होगी आपके फॉर्म में वो भी आपकी उसी पे आएगी। तो इसीलिए ये सारी डिटेल जो आपका मेल है, खास करके मेल, क्योंकि आप जब भी एनटीए आपसे कांटेक्ट करेगा आपके मेल के माध्यम से कर, देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। अब क्या है, मेरे मेल एड्रेस पर मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, पासवर्ड मैंने खुद बनाया है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मैं ओके बटन पर इस पर क्लिक करके और क्या करूंगा, मैं फिर से लॉगिन करूंगा। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे तो आपको फिर से लॉगिन करना होगा अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर तो आपके मेल पे जाएगा, उससे आपको उठाना है, पासवर्ड आपने खुद बनाया था। देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब कि मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकता हूँ, वेरीफाई मोबाइल भी कर सकता हूँ, पेमेंट भी कर सकता हूँ, एक स्टेप मेरा कंप्लीट है। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे आता हूँ। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा, पर्सनल डिटेल भरना होगा, कोटा कैटेगरी भरना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना होगा, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भरना होगा, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन भरना होगा, एग्जाम सेंटर डिटेल भरना होगा, और साथ में अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा। ये इतने स्टेप हैं जो कि सभी के सामने अभी इनकम्प्लीट है। मुझे क्या करना है, मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की तरफ और अपने इस पूरे फॉर्म को फिल करते हैं। अब यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और बढ़ता हूँ अपने आगे की जानकारियों की तरफ जिसे मुझे भरना है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, एबीसी आईडी यदि आपके पास है तो आप एबीसी आईडी डाल सकते हैं। देखिए आपके पास नहीं होगी, अब जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं उनके पास है, 12th तक के बच्चों के पास ज़्यादातर एबीसी आईडी नहीं होती है, जो कि आपका क्या है पहले नहीं लगता था, अब ये नई चीज़ है। तो इसीलिए अब क्या है कि ये नई चीज़ है कि अब एबीसी आईडी मस्ट हो गई है। कोई भी स्टूडेंट है यदि उन्हें पढ़ाई करना है तो उसको क्या देना होगा, अपनी एबीसी आईडी देना होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है यदि आपको इस यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म भी भरना है तो उसके लिए आपके पास एबीसी आईडी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, तभी आप परीक्षा दे सकते हैं उस यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम वगैरह तभी दे सकते हैं जब आपके पास एबीसी आईडी होगी। बट अभी आप स्टूडेंट हैं, आप अभी 12th पास आउट स्टूडेंट आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसको आप मत डालिए, ठीक है, वो आपकी ऑप्शनल है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर गार्जियन ऑक्यूपेशन वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको अपने गार्जियन का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, अपने मतलब फादर और मदर दोनों का डालना होगा। एनुअल इनकम आपकी क्या है वो आप फिल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, और डायबिटिक वगैरह यदि आप हैं, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, और आर यू ट्विन, यदि आप ट्विन हैं, आप दो भाई बहन हैं एक साथ पैदा हुए थे तो आपको वो दोनों को वहाँ पर एस करना होगा, जिससे आप दोनों को परेशानी ना हो किसी तरीके से खुद भी परीक्षा देने में, और एनटीए को भी हो सकता है आप हूबहू शक्ल के हों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। चलिए देखते हैं आगे अगली पड़ाव की तरफ चलते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर सेल्फ स्टडी हो गया, मीडियम आप स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो आप डाल देंगे हिंदी मीडियम डाल देंगे यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप डाल देंगे तो रूरल हो जाएगा, गांव से यदि आप हैं तो रूरल डालिएगा, शहर से यदि आप हैं तो आप वहाँ पर अर्बन डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम से जो छात्र हैं हिंदी मीडियम डालिएगा, वरना आप इंग्लिश मीडियम उसमें डालिएगा। ऐसा नहीं है कि सबको मैं इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ तो आप वही कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब चलिए अगली तरफ चलते हैं, वो है अपनी अदर कोटा एंड कैटेगरी। अब कोटा और कैटेगरी में यदि आप यहाँ एस करते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह से एस करते हैं अपने ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यदि आप एस कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको देना होगा क्या, अपना सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा।
ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप अभी मत दीजिएगा, अभी आपके पास होगा तो आप दे दीजिए, फिर आप रिन्यूअल करवा लीजिएगा। नहीं है तो आप एक काम करिए, अभी आप नॉर्मल जनरल से ही फॉर्म फिल करिए, जब आपका करेक्शन होगा ठीक, या फिर जब आपसे दोबारा किसी तरीके से आपसे मांगा जाएगा, या आपकी काउंसलिंग होगी जब यूनिवर्सिटी के लिए, डीयू के लिए, एयू के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट, वो आपके ऊपर है। तो आप जब जिस भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले रहे होंगे, उस दौरान आप क्या करेंगे, उस दौरान आप चीज़ों को ध्यान दे देंगे और अपनी कैटेगरी को वहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस कर लीजिएगा, और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसको आप दे दीजिएगा। अब यहाँ पर मुझे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल भी फिल करना है स्टूडेंट। तो क्वालिफिकेशन डिटेल आप इस तरह से फिल करेंगे, पास्ड हैं तो पास्ड, आपको बिल्कुल 10th तो आप पास्ड हैं, क्योंकि आप 12th में हो या फिर पास हो तभी आप इस एग्ज़ाम को दे दीजिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ठीक, तो मुझे यहाँ पर क्या है, मैं 12th पास आउट हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पासिंग ईयर हो जाएगा, प्लेस आप बोर्ड हो जाएगा जो भी आपका है, और साथ में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे किस तरह का आपका कॉलेज है, एडेड है, गवर्नमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ये चीज़ भी सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज की लोकेशन क्या है, जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा था, जो आपने 10th अपना पास आउट किया था, तो अपने उस कॉलेज का नाम आप डालेंगे, और प्लेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब जो स्कूल है आपका वो रूरल में है या फिर अर्बन में है। देखो मैंने ईयर के नीचे मैंने डाला है, ईयर ऑफ पासिंग के नीचे मैंने यहाँ पर रूरल डाला, क्योंकि मेरा स्कूल है जो गांव में पड़ता है था। ठीक है, 10th वाला। तो चलिए, अब बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भी आप डाल देंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक बातें हैं, तो ये तो आप समझते हैं कि किस तरह से मुझे ये सारी डिटेल डालना है। बट ये है, मेरा काम है हर स्टेप आपको दिखाना, क्योंकि जब मैं आपको हर चीज़ दिखाया रहूँगा तो आप बाद में सवाल नहीं करेंगे, नहीं तो आप हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो, आप सोचें कि आखिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में मैं स्कूल का जो लोकेशन है, जो स्कूल का प्लेस है, उसको मैं कैसे डालूं, क्या है रूरल, क्या है अर्बन। तो आप ये चीज़ समझिए कि गांव को हम रूरल बोलते हैं, यदि आपका स्कूल गांव में है या आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो जहाँ जहाँ मतलब जिस तरह से आपसे पूछा जाए, कहीं पूछा जाए कि आर यू बिलोंग फ्रॉम, तो वहाँ पर आप क्या डालेंगे, आप वहाँ पर यदि गांव से हैं तो आप रूरल डालिए, आप शहर से हैं तो आप अर्बन डालिए। इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान दें। फिर यहाँ पर स्कूल का या कॉलेज का आप नेम डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे। तो आपको यहाँ पर पिन कोड भी डालना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपको अपने कॉलेज का, जहाँ पर आपका कॉलेज स्थित है, वहाँ का पिन कोड डालना होगा। तो उसको सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे आ जाएगा यार, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप पूछने लगिए पुराने स्कूल वाले से, 10वीं में सर बताइए जहाँ अपना कॉलेज था वो उस वहाँ का पिन कोड क्या था, तो आप डाल दीजिए गूगल वगैरह पे तो आ ही जाएगा। अब चलिए 12th की क्वालिफिकेशन डालते हैं। तो यदि आप स्टेटस में पास्ट हैं, मतलब 12th आपने पास की कर लिया है, तब तो आप पास डालेंगे। और यदि आप इस वर्ष हैं 12th में, तो आप वहाँ पर अपीयरिंग फिल करेंगे। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप, जो भी 12th में इस साल स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और वो फॉर्म को फिल करते टाइम वहाँ पर क्या डालेंगे, वहाँ पर वो अपना जो भी डिटेल वहाँ पर डालेंगे, उसके लिए वो अपीयरिंग जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उनसे रिजल्ट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, उनसे किसी भी तरह से रिजल्ट नहीं मांगा जाएगा, उनसे जो मांगा जाएगा उनका कोई भी नंबर उनसे नहीं मांगा जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप अपीयरिंग डालिए, आपका काम हो गया। फिर आपको क्या करना होगा, आप जब भी काउंसलिंग में जाएंगे वहाँ पर, तब तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो आपको वो देना है। मार्कशीट नहीं आई रहेगी, यदि आपका सिर्फ एग्जाम हुआ रहेगा, तो आप इंटरनेट कॉपी दे देंगे, तब तक आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। 12th वाले इस चीज़ को ध्यान दें, तब तक रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। तो आप वहाँ पर इंटरनेट कॉपी दे सकते हैं। यदि मार्कशीट नहीं आई रहेगी तो आप काउंसलिंग में दे दीजिएगा, फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज आपको एक टाइम देता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम तक अपना एजुकेशनल डिटेल यानी कि अपनी मार्कशीट ला के जमा कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम डालते हैं टोटल ऑब्टेन मार्क। टोटल मार्क क्या है, ऑब्टेन मार्क क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप जब डालते हैं तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आप गलत ना भरिए। गलत तो बिल्कुल भरिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप कोई भी डिटेल यदि आप गलत भरते हैं तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अब आप
खुद भर रहे हैं तब तो आप गलत भर ही रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको छोटी छोटी बातें सब कुछ बता रहा हूँ कि आपको क्या डालना है, आपको स्कूल के बारे में क्या डालना है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग में कैसे क्या फिल करना है। तो इस चीज़ को आप केयरफुली करें। जब मैं एक एक पॉइंट को एलेबोरेट कर रहा हूँ तब गलती नहीं होनी चाहिए। तब गलती हो रही तो दिक्कत है आपके साथ। तब कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए अच्छे से इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो निश्चित तौर पर आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बातें हम सेलेक्ट करते हैं। आगे की बात यह है, मुझे किस यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, अगर मेरी यूनिवर्सिटी इस फॉर्म में नहीं है, सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में है ही नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहले सेलेक्ट कर लूँ जो जो मुझे करना है, जो इसमें है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मैंने कर लिया है, उसका एक प्रोग्राम बीए, जिसमें मैं, देखिए आप एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कोर्सेज में भरिए, आप कई यूनिवर्सिटी के कई कोर्सेज में भरिए। यूनिवर्सिटी की कोई फी नहीं लग रही है, जितनी यूनिवर्सिटी डाल सकते हो अभी डाल देना, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, और जिसका आप यहाँ पे नाम भरेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप यहाँ नाम भरते हैं, आप उसी का काउंसलिंग प्रोसेस कर पाएंगे, आप उसी में एडमिशन ले पाएंगे। यदि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी को नहीं भरते हैं तो आप एडमिशन या फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, जब आपका सीयूटी एग्जाम हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म में वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होगी, वरना फॉर्म आपका इनवैलिड हो जाएगा जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसीलिए काउंसलिंग के लिए आप क्या करेंगे, यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और उनके मैक्सिमम कोर्सेज को, जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को चुनता हूँ, उसके में कई कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी, जिसमें आप सोच सकते हैं, जिसमें आपको एडमिशन ले सकते हैं, आप उन सभी को आप डाल दें। क्यों, इस चीज़ में कोई कंजूसी नहीं, ना इसके लिए आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है। तो जिस चीज़ के लिए हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है तो हम उसमें क्यों कंजूसी करें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जितने कॉलेज डालने हैं, जितने यूनिवर्सिटी डालने हैं, आप डालिए। उनके एक यूनिवर्सिटी के आप कई कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आप बीए में भी करिए, बीएससी में भी करिए, बीकॉम में भी करिए, बीएलएलबी में भी करिए, मतलब आप हर चीज़ में कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान दें। यूनिवर्सिटी आप दिल्ली है, उसमें भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके भी आप कई प्रोग्राम के बारे में सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आप लापरवाही इसलिए नहीं करेंगे, हो सकता है अभी आप सोच ना पा रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा हो सिर्फ यार बीए कर देता हूँ, और बाद में आपका मन बन गया, किसी ने डाल दिया यार बीकॉम कर लो। तो ये क्या है, आपको इसके लिए हमेशा सावधान रहना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, टेस्ट पेपर के लिए मुझे सेलेक्ट करना है कि टेस्ट पेपर के जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में हमको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डोमेन्स अपने सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम डोमेन्स आप देंगे, कम से कम 4 सब्जेक्ट का आप टेस्ट जरूर दें। उसके साथ ही आप यहाँ पर जनरल टेस्ट जरूर दें। इससे क्या होगा कि आप लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 4 डोमेन सब्जेक्ट हैं, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज है, तो आप क्या है, इस 5 पेपर को देने के बाद आप ओवरऑल लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज में आप माने जाएंगे कि आप इन हैं। लगभग बीए के तो सभी कोर्सेज में आप इन माने जाने लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्मार्टली करना है, आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी बहुत कुछ बचा है, लेकिन जब फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया तो मेरा भी काम है आपको फॉर्म फिलअप करके बताना। यदि आप एक्साइटेड हैं आप करिए, लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। तो मैं आपको खुद रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप हमको 1-2 दिन बाद फिल करिए, 3 दिन बाद फिल करिए, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। बट क्या है, आपके एक्साइटमेंट को देखते हुए सर फॉर्म फिल करना बताइए, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है। तो मेरा भी काम है मैं आपको भाई सिखाऊं, क्योंकि अभी जो चीज़ें प्रेजेंट में चल रही हैं उसको यदि मैं आपको नहीं बताता हूं तो आप भटक सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप फॉर्म को फिल करिए। निश्चित तौर पर यदि आप करना चाहते हैं तो आप अभी करिए, लेकिन अभी दिक्कत ये है, अभी इसमें हो सकता है आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो और वो नहीं शो हो रही है।
इस एप्लीकेशन फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी शो ही नहीं हो रही है। बट आप क्या है, आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है तो आप कर लीजिए। जब करेक्शन होगी तो आपको यूनिवर्सिटी को फिर से ऐड करने का एक मौका, लगभग 1 हफ्ते के लिए आपका पोर्टल खुलेगा। देखिए करेक्शन जो आपकी होगी वो 28 मार्च से 29 मार्च अभी दी गई है कि 2 दिन के लिए खुलेगी, 28 से 29 में। लेकिन जब यूनिवर्सिटी नहीं है तो चीज़ों के लिए आपको मौका मिलेगा। अब यहाँ मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, मुझे अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, अपलोड डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करना होगा मुझे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको जेपीईजी में ही होने चाहिए, आपकी जो जो भी आपकी होंगी, चाहे फोटो हो या सिग्नेचर, जेपीईजी में होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साइज का ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम 200 केबी के ही होनी चाहिए जो आपकी फोटोग्राफ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, 200 केबी से ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा आप एच डी में खींच के सोचे नहीं मैं तो अपलोड करूँगा एकदम फुल एचडी में, तो ऐसा नहीं है। जो भी मांगा जा रहा है वही करिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करते टाइम भी आप ध्यान दें कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो, जिससे आपके साथ कोई धोखा ना हो, आप बाहर ना किए जाएं, आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर ना हो। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि किसी भी चीज़ को करते टाइम आपको एक भी गलती नहीं करना है। करेक्शन के चक्कर में अभी से मत पड़ो। जब बाई चांस कुछ करेक्शन करना होगा ठीक है, लेकिन पर्सनल डिटेल तो यार कभी गलत नहीं भरनी चाहिए। जो डाटा लिखा लिखाया है मेरे पास ऑलरेडी है, उसको यदि मैं गलत करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं किसी तरह से मेरी जो है बुद्धिमानी नहीं है, ये तो मेरे अंदर फिर कमी है, दिक्कत मेरे अंदर है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दिया। अब मेरा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक। अब मुझे चीज़ों को मैच करवाना है, मिलाना है, क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि अभी भी मैं सही कर सकता हूँ। यदि आपका अभी तक कुछ भी गलत है तो आप सही कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना स्टेप, तो सारे स्टेप हो चुके हैं। अब आपका क्या आता है, जो इसके बाद स्टेप आता है वो है मोबाइल नंबर को डाल के एक ओटीपी लेके वेरीफाई करना। देखिए यहाँ पर आपको ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे गई है, जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है फ़ोन नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगी, उसको आप डालेंगे और उस ओटीपी को डाल के आप यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी कर देंगे, ठीक है। जब आप वेरीफाई ओटीपी कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ओटीपी एक बार चेक करते हैं, हमारे फ़ोन में आई है तो डाल देते हैं। स्टूडेंट आप जितने भी स्टेप कर रहे हो उन सभी को आप बिल्कुल केयरफुली करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भी अब फिल हो चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइनल सबमिट मारना है, ठीक। सभी के सामने आपका ग्रीन टिक लग चुका है। अब ग्रीन टिक लगने के बाद मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करूँगा। उसके पहले जो भी पर्टिकुलर चेकलिस्ट है कि हाँ मैंने अपना नेम भी सही भरा है, मदर नेम भी सही भरा है, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, आई एग्री, सब कुछ जितना है सब टिक कर दो, क्योंकि आपने जो भी भरा है सब सही भरा है, ठीक। तो आप सब कुछ चेक, जितना भी है सब कुछ चेकआउट करिए और फाइनल सबमिट मारिए। लेकिन उसके पहले मैं चॉइस करवा लीजिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ मारिए तो फिर आप भी सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पे नाउ, मुझे 1000 की पेमेंट करना होगा, और यदि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे करना होगा, यदि आपने ज़्यादा सब्जेक्ट चुना हुआ है तो। इस तरह से हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जुड़े रहें वायरल बायोलॉजी से। आप पेमेंट के लिए किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।